नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के बाहर दुनिया में हो रही उठापटक। बात रूस की। रूस यूक्रेन लगातार एक दूसरे के साथ टकराव में है। 1 साल से इसको ज्यादा हो गया है, लेकिन शनिवार को जब वाग्नर ग्रुप और रूस की सेना के बीच टकराव सड़कों पर आ गया तो राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन के साथ युद्ध में एकदम एक नया मोड़ था ये। और क्या वो इसके लिए तैयार थे, एक सवाल है। लेकिन इससे पहले वो विद्रोह का बदला लेने की बात कह रहे थे, लेकिन दिन खत्म होते होते वो एक समझौते के लिए तैयार हो गए। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में अपने कैंपों से निकलकर रोस्तोव ऑन डॉन शहर की ओर बढ़ने वाले वाग्नर ग्रुप के लड़ाकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। तब तक उन्होंने रूस की सेना के दक्षिणी कमांड मुख्यालय और मॉस्को के रास्ते पर पड़ने वाले वोरोनोज शहर पर कब्जा कर लिया था और लगभग 25,000 सैनिक रूस की तरफ मार्च कर रहे थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, वीडियो, वो काफी लगातार कल से सोशल मीडिया पर हैं। सूत्रों के मुताबिक पुतिन को नेशनल गार्ड को मॉस्को को बचाने के लिए बुलाना पड़ा, लेकिन फिर वाग्नर गुट के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के साथ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के जरिए एक समझौता हुआ। जिस तेजी से पुतिन पीछे हटे, यानी कि जब वो पहले विद्रोह को खत्म करने की या उसका बदला लेने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ एकदम खत्म हो गया, उससे ये साफ लगता है कि पुतिन की असुरक्षा तो काफी है, वल्नरेबिलिटी है। लगता है कि अभी तख्त तो उनका बच गया, लेकिन रूस जो एक सुपर पावर है, एक महाशक्ति है, उसके उस भ्रम को एक झटका फिर से लगा है और कुछ कमजोर हुआ है ये भ्रम। तो ये जो समझौता हुआ इनके बीच में राष्ट्रपति लुकाशेंको के जरिए, वो क्या है? ये तो हमें पता है कि कम से कम 15 रूसी सैनिक इसमें मारे गए हैं। वैग्नर सेना ने हेलीकॉप्टर से उन पर हमले किए। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव के मुताबिक वैग्नर मुखिया प्रिगोजिन के खिलाफ सारे आरोप रद्द कर दिए गए इस समझौते के तहत, यानी कि जो भी उनके अपराध उन पर आरोप थे वो रद्द हो गए हैं। सारे वाग्नर लड़ाके अपने बेस में लौटेंगे और रूस की सेना के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने समझौता कराया है और प्रिगोजिन बेलारूस में रहेगा। प्रिगोजिन, लुकाशेंको और पुतिन के बीच में ये डील हुई है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये येवगेनी प्रिगोजिन कौन है, जो कि सुपर पावर रूस को देश के अंदर ही चुनौती दे रहा था। असल में प्रिगोजिन अब तक व्लादिमीर पुतिन का वफादार समर्थक रहा है और उसकी पहचान आमतौर पे एक जमाने में पुतिन के शेफ के तौर पे रही। 90 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में एक रेस्तरां खोला। रेस्तरां में व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती हुई, लेकिन 1981 यानी कि उसके पहले 1981 में डकैती और हमले का वो दोषी था। रूसी कोर्ट ने 12 साल की उसे सजा सुनाई थी। प्रिगोजिन पुतिन के रिश्ते लेकिन बिगड़े कैसे? 2022 अक्टूबर से पुतिन और प्रिगोजिन का टकराव शुरू हुआ। प्रिगोजिन ने यूक्रेन के लिवन से वापसी का विरोध किया। रूसी रक्षा मंत्री पर वाग्नर को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। हाल में प्रिगोजिन की पुतिन के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी हुई और उसने ये भी कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण एक रैकेट था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। यूक्रेन युद्ध रूसी जनरलों को सम्मान देने के लिए किया गया। तो पिछले 24 घंटे में रूस में जो घटनाक्रम हुआ उसका सार ये है कि वाग्नर लड़ाके जो कल तक सड़कों पे थे, वो रूस की सेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और अपने बेस में लौटेंगे। प्रिगोजिन जो कि वाग्नर ग्रुप का मुखिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कि पहले पुतिन कह रहे थे। अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके सारे अपराध दोष जो हैं उस पर कुछ नहीं लगेंगे और उसे बेलारूस भेजा जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो फिर सवाल कुछ है। सवाल यह है कि क्या प्रिगोजिन के विद्रोह को किसी और देश का समर्थन था या फिर किसका समर्थन था जो ये विद्रोह हुआ? क्या इस विद्रोह से राष्ट्रपति पुतिन कमजोर हुए या फिर विद्रोह को रोककर वो कुछ और मजबूत हुए हैं? क्या रूस में ही पुतिन के खिलाफ विद्रोह यूक्रेन और पश्चिम की जीत मानी जाए? क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आएगा? तो कई तरह के यहाँ पे सवाल बने हुए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर वाइल अवाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक स्कंद तयाल,
मॉस्को से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामेश्वर सिंह और यूक्रेन से कारोबारी कुलदीप कुमार, आप सबका बहुत स्वागत है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, मॉस्को की स्थिति इस समय क्या है? आप मॉस्को में हैं। कल जो वहां पर एक डर, भय और तमाम तस्वीर दुनिया भर ने देखी, शहर की स्थिति अब कैसी है? देखिए, मॉस्को बिल्कुल सामान्य तरह से कल भी रहा। जीते रहे लोग, घूमते रहे लोग। बिल्कुल वेरिफिकेशन जरूर हुआ था और वो मॉस्को के बाहर हुआ था। कुछ सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और ऐसा कोई नहीं था। हम लोग खुद यहाँ से, इनके ट्यूब से, मेट्रो से हम लोग घूम के आए और हमारी एम्बेसी एक बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम किया जिसमें कम से कम 2 से 2,500 लोग इकट्ठा हुए। इसमें कहीं भी कोई भी असुविधा नहीं हुई। वैसे तमाम प्रोग्राम रद्द कर दिए गए थे, लेकिन हमारे यहाँ हमारा प्रोग्राम रद्द नहीं हुआ था। तो अगर आप देखें, आज तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। जैसे आप देख रही हैं कि सारी संधि हो गई। प्रिगोजिन जो है अपनी आर्मी को लेकर अपने लुगांस, अपने मिलिट्री बेस पर पहुंच रहे हैं। तो एक जीत है कि खून खराबा नहीं हुआ और आराम। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, ये किसकी जीत है? या मॉस्को में जो लोग हैं, इसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे रूस जो एक महाशक्ति है, रूस के अंदर में ही देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, 1 साल से ज्यादा इसको हो गया, 1.5 साल के करीब। लेकिन यहां अब जो विद्रोह मिला या टकराव हुआ, वो रूस के अंदर ही पुतिन को एक चुनौती मिली है। जो वाग्नर ग्रुप की तरफ से विद्रोह देखा गया और जिस तरह वो आगे बढ़ते रहे इतनी बड़ी सेना लेके, और उनको जो शहर उन्होंने क्रॉस किए, पार किए, वहां कोई ज्यादा उनको विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। तो चर्चा क्या थी? पुतिन का समर्थन ज्यादा था, पुतिन के खिलाफ उन इलाकों में लोग थे जो कि वाग्नर ग्रुप आगे बढ़ता गया। क्या आप वहां पे से रूसी मीडिया या वहां पर जो चर्चा है वो क्या है? देखिए, ये तो बिल्कुल सोचने की बात है। वो बॉर्डर क्रॉस करके अगर देखें, लुगांस डोनेट्स्क का वो लोग जो है रस्तोव ऑन डॉन में आए। इसके बाद आपने बताया वरोनिश और लिपिक तक पहुंच गए थे। ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आप वीडियो देखे होंगी, रस्तोव में लोग आराम से घूम रहे थे, उनसे फोटो खिंचवा रहे थे, उनके अगल बगल चल रहे थे। किसी में डर नहीं थी। तो ये था 2 भाइयों में, एक घर के लोग हैं, घर के गृह युद्ध टाइप का वो एक वो था। लेकिन पता नहीं, एक कॉन्फिडेंस था लोगों में कुछ होगा नहीं। लेकिन इसके बाद जब पुतिन ने देश के नाम संदेश दिया, उसे बहुत ही कठोरता से निपटने के लिए जब कहा, एक बहुत बड़ी हिम्मत हुई। और ऐसा कोई भी हमने नहीं देखा। जो हमने काफी यहाँ मॉस्को में हमने घूमा, देखा, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखा कि लोग डरे हों। लोग बिल्कुल जानते थे। अगर आप जानती हो, यहाँ पर ये चौथा इस टाइप का वो हो रहा है 92 के बाद, 91 के बाद। तो यहाँ लोग टैंक के बगल में चल के, जहाँ टैंक चल रही थी 91 में, मैं यहाँ पर था, तो वो नहीं उस समय नहीं डर रहे थे। तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस था पुतिन पर, पुतिन की आर्मी पर। लोग एकजुट हुए और इसके नाते मेरे ख्याल से इसकी विजय हुई। बिल्कुल सही तो है। आप कह रहे हैं कि मॉस्को में लोग जो हैं, रशिया में जो लोग हैं, वो उसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें ये इस बात का यकीन था कि पुतिन जो है वो इससे निपट लेंगे। कोई डर भय नहीं था, जो जिंदगी सामान्य चल रही थी। डॉक्टर वायलाबाद, वैगनर की बगावत जो है वो पुतिन और रूस के लिए एक खतरनाक पल था। या आपको लगता है कि पुतिन की जो वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज हुई है, कि इस तरह का टकराव घर के अंदर ही मिल रहा है? कैसे आप इसको देखते हैं, कल का जो घटनाक्रम था? देख, वो जो कहानी है वैगनर की बात करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल एक सबसे बड़ी पहली ये थी कैसे बन गया था। आप ये बिल्कुल, जब तक वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉर शुरू हो रहा है, जो अफगानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स शुरू किया था, उसके बाद इराक में आ गया था। वो मतलब मर्सनरीज जो हैं, मर्सनरीज काम करने के लिए, मतलब रेगुलर आर्मी यूज नहीं करना चाहते। बिल्कुल। तो सीरियन लेसन, जो सीरियन युद्ध हो गया था हमारे देश के ऊपर है, तो 84 नेशनलिटी देश से आया था, हर दुनिया के मुल्क आया था, 1,70,000 से ऊपर है। तो इसलिए मशीनरीज भी है, वैगनर भी है। कोई अरब मुल्क में आ गया था, कोई मतलब सीरिया, लीबिया, अफ्रीका भी हो गया,
अभी तक जो यूक्रेन भी हो रहा है, इसलिए ये पुतिन में रेगुलर आर्मी उन्होंने यूज नहीं किया। शिशन फोर्सेस है जो स्पेशल फोर्सेस बन गया था, और ये वागनर वाली का जो फोर्स बनाया था वो भी यूज कर रहा है। लेकिन पहले तारीख में जून से इसी महीने तक पहले तारीख में उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया। ये तो बहुत सख्त आ गया, बहुत स्ट्रांग है, शक्ति आ गया था। वो कह रहे इसी ग्रुप में आर्मी से ज्वाइन करना चाहते हैं, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, उसके मतलब डिसॉल्व होना चाहिए अंडर दी आर्मी ऑर्डर्स। लेकिन वो मानते नहीं है। उन्होंने काफी शिकायत भी किया था, पुतिन में बहुत शिकायत कर रही है तो डिफेंस फोर्सेस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है। फिर लेकिन ग्रेजुअली बिकम वेरी स्ट्रांग। लेकिन ये लोग भूल जाते ये तो दिस इज अ मशीनरीज, ये रेगुलर आर्मी नहीं है। और रेगुलर आर्मी की कमांड है अभी तक पुतिन के अंदर हाथ में। तो इसलिए जब तक उनके रिवोल्ट मांग रहे और मिलिट्री कू करना चाहते, इट इज अ मिलिट्री कू, इट्स अ टोटल कू, इंकलाब भी किया था वो पुतिन के लिए। इसलिए वो विदिन 24 आवर्स पुतिन में बंद कर दिया था। लेकिन अभी रेमिफिकेशन के लिए गए उसके ऊपर, मेरे ख्याल से इट्स एन एडवांटेज कुड बी फॉर पुतिन, क्योंकि अगले साल में इलेक्शन जा रहे हैं। पुतिन के लिए एक एडवांटेज के तौर पे देखते हैं, जैसे पुतिन की मजबूती या उनकी पॉपुलैरिटी और साबित हुई कि मिलिट्री उनके कंट्रोल में है और इस तरह के विद्रोह से उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मिलिट्री कंट्रोल अभी तक है, लेकिन देख लो अभी रशिया भी डिवाइडेड है, दो मतलब डिवीजन हो रहा है रशिया के अंदर, क्योंकि किसी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन वॉर, किसी को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। और रूसी में जब तक 23 इयर्स ऑफ पुतिन ऑन पावर, उन्होंने क्या किया था, उनकी तुरंत उन्होंने कैपिटलिज्म शिफ्ट कर दिया था, कम्युनिस्ट भी अगेंस्ट हो रहा है। तो यू कैन नॉट सिट इन टू चेयर्स। जी शशांक जी, आप से कैसे देख रहे हैं? अभी मिलिट्री कू का शब्द इस्तेमाल किया डॉक्टर वाइल अवाद ने। अभी कुछ देर पहले रामेश्वर जी कह रहे थे कि एक सिविल वॉर भी जैसी स्थिति थी। तो ये म्यूटनी है, ये कू है, या सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा था? और क्या इससे आप निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे दिखी चीजें कि एक विद्रोह होता है, उसके बाद उसमें पुतिन पहले कुछ कहते हैं, फिर समझौता हो जाता है, बेलारूस के राष्ट्रपति आते हैं, वो प्रिगोजिन जो है वो बेलारूस में चले गए। क्या पुतिन इस सब के बाद एक और कमजोर नेता के तौर पे उभरे हैं? और अब एक ये भी है कि बेलारूस में भले हो प्रिगोजिन, पर वो खतरा भी रहेगा हमेशा बना हुआ। हमको ये मान के चलना है कि आपस में इनकी कुछ सुलह तो हुई है, क्या टर्म्स हैं पूरे तरीके से अभी मालूम नहीं है। लेकिन ये पहला स्टेप्स तो पुतिन साहब की तरफ से लिया गया था कुछ समय पहले कि जितने भी ये वैगनर ग्रुप के लोग हैं उनको सबको रजिस्टर करना पड़ेगा डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में, ताकि रेगुलर ट्रूप्स और कुछ उनके ऊपर डिसिप्लिन आएगा। वो उनको पसंद नहीं था, क्योंकि ये वैगनर ग्रुप को लगा कि एक तो यंग लोग जो हैं ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आर्मी को, और सब मॉस्को वाले मॉस्को में बैठे हुए हैं, और लड़ाई के क्षेत्र में इनके लोग जो हैं वॉलंटियर्स या जो भी कोई इनके लड़ाई करने में लगे हुए हैं। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि ये रेगुलर ट्रूप्स के अगेंस्ट इनको जो डिफेंस मिनिस्टर हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुए, उनके खिलाफ इनको फीलिंग्स थी कि पर्सनली दे हैड बीन वेरी क्लोज टू पुतिन, एंड नाउ पुतिन वाज समहाउ कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम द रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस टू डिसिप्लिन देम। तो एक प्रकार से इन्होंने रिएक्शन किया। मैं समझ नहीं सकता हूँ कि इनको शायद ये था कि एक बार ये शुरुआत करते हैं तो मॉस्को में और जितने भी शहर हैं रूस में, उसमें ये हीरो माने जाएंगे कि यूक्रेन वॉर में इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है और इसलिए सब लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे। वो नहीं हुआ। जैसे रामेश्वर जी ने कहा कि शुरू में सब लोग जो है आराम से घूम रहे थे शहर के अंदर, और ऐसा नहीं था कि कोई भय हो कि सबके सब दूर हट जाए या घर खाली हो जाए, सारे की सारी सड़कें खाली हो जाए। सिर्फ हमको ये मान के चलना है कि दिस वाज अमंग द एलीट्स, द पुतिन डिफेंस मिनिस्ट्री के एलीट्स एंड द एलीट्स वैगनर ग्रुप के, हु हैव बीन फाइटिंग एज दे वॉर एज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। तो अब ये इसमें एक्चुअल कैसे इट विल प्ले आउट, अभी तक तो ये है कि चूंकि इनका एग्रीमेंट हो गया है और लुकाशेंको इज वेरी क्लोज टू पुतिन, so therefore I think they have come to some agreement and they have also allowed कि जो लोगों ने लड़ाई उसमें रेबेलियन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो लोग डिफेंस मिनिस्ट्री में जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे ये सब देखने की चीजें हैं। तो आई थिंक ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फेज, वी हैव टू सी बाहर के लोग कौन से इन्वॉल्व हैं कौन से नहीं हैं। लेकिन
मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ ये अग्निवीर अग्निपथ का प्रोग्राम चला था तो एवरीबॉडी अपोज्ड इट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूस में जो है ये जो अग्निवीर अग्निपथ है, दे वांटेड टू टेक ओवर द रोल फ्रॉम देयर, और दे वांटेड द मेन आर्मी चीफ एंड द डिफेंस मिनिस्टर टू मूव आउट। तो ये एक प्रकार से जो है ये दिखाता है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज किया जाता है या शॉर्ट टर्म वर्कर्स को यूज किया गया प्राइवेट आर्मीज को, तो उसके क्या असर हो सकते हैं। पर ये अग्निवीर और उनसे क्या इसका मुकाबला सही होगा? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये तो मर्सनरीज हैं, इसमें से बहुत सारे जो हैं वो प्रिजनर्स हैं जिनको कि इस्तेमाल किया जा रहा है अब लड़ाई में, यूक्रेन की लड़ाई में भी। उन्हें भी ये उम्मीद है कि उन्हें शायद आगे छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ के मैं स्कंद तयाल को इसमें शामिल करना चाहती हूँ इस चर्चा में। उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से आप जानते समझते हैं, आप कैसे देखते हैं जो कल घटनाक्रम हुआ? एक कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी भी, ये भी कहा जाता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जो टकराव रहा वैगनर ग्रुप का, तो एक तरह से समर्थन रहा वैगनर ग्रुप को भी शायद पुतिन का ही कि डिफेंस मिनिस्ट्री को ये अंडरमाइन करे। बहुत तरह की थियोरीज आ रही हैं, ये भी कि क्या ये विद्रोह अपने आप हो गया या कोई और बड़ी ताकत का समर्थन था वैगनर ग्रुप को, या आप इसे कैसे देखते हैं कि इससे पुतिन मजबूत दिख रहे हैं, और या फिर ये यूक्रेन और पश्चिम की एक तरह से जीत दिख रही है कि रूस के अंदर ही एक विद्रोह हो रहा है? एक तो ये रूस का अंदरूनी मामला है, मैं नहीं समझता कि इस पे किसी बाहर के किसी देश का कोई रोल है। दूसरा, इसमें इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अवश्य ही ज्यादा कमजोर रूप में दुनिया के सामने आएंगे। तीसरी चीज ये देखने की है कि जो भी कुछ हमने पिछले 48 घंटे में देखा उसमें रशिया की जनता कहीं इन्वॉल्व नहीं है, पीपल कहीं इन्वॉल्व नहीं। ये एक जो झगड़ा है या लड़ाई है वो मर्सिनरीज और वागनर ग्रुप और रशियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में है। दोनों प्रिगोजिन और डिफेंस मिनिस्टर शोइगु पुतिन साहब के ही प्रोटेजे हैं, उन्हीं के बनाए हुए लोग हैं। पर कहीं प्रिगोजिन ने बार बार जब शोइगु पे डिफेंस मिनिस्टर पे हमला किया पर पुतिन साहब उसको रोक नहीं पाए, तो वो एक प्रेसिडेंट पुतिन की वीकनेस दिखाता है। दूसरी चीज कि जिस तरह वहां की जो रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस को कोई भनक नहीं थी कि ये क्या हो रहा है वहां पे और ये लोग आ रहे हैं, उसके बाद वो 300-400 किलोमीटर आ गए और रशिया की आर्मी के जो फॉर्मेशंस वहां पर थे जो उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया और उनके साथ कोई लड़ाई नहीं की। ये दिखाता है कि शायद रशिया की आर्मी में बहुत जबरदस्त मतभेद है। या ये भी सोचने की बात है कि जो ये शोइगु साहब हैं वो वहां के होमगार्ड से आते हैं, वो कोई रशियन आर्मी के ब्लू ब्लडेड रशियन आर्मी के जनरल नहीं है, वो वहां की जो होमगार्ड सिविल डिफेंस से बना दिए गए हैं। और इनकम्पिटेंस रशियन आर्मी की तो देख ही रहे हैं पिछले 1 साल से। तो बहुत तरह से ये रशियन आर्मी के अंदर हो सकता है कि प्रिगोजिन ने ये सोचा हो कि कुछ लोअर लेवल के जनरल्स उसके साथ आएंगे जी, जो नहीं हुआ। पर प्रिगोजिन का पूरी फोर्सेस मास्को की तरफ जा रही थी, उनके ऊपर कोई एयर अटैक नहीं हुआ, केवल एक मिसाइल दागा गया बिल्कुल। और हाँ। एक ट्रक। तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी दिखाता है, कुछ वीकनेस दिखाता है रशियन आर्मी की, और बहुत अधिक वीकनेस दिखाता है राष्ट्रपति पुतिन की। एक दिन उन्होंने कहा कि ये ट्रेटर है, इसने मेरी पीठ पे छुरा भोंका, दूसरे दिन उसको माफ कर देते हैं। और लुकाशेंका जो कि एक तरह से पुतिन साहब का बहुत सबॉर्डिनेट है, उसको बीच बचाव करना पड़ता है। तो कई माध्यमों से ये प्रेसिडेंट पुतिन को बहुत ही एक कमजोर नेता के रूप में विदेशों के सामने रखता है। और अगर ये वागनर ग्रुप के प्रिगोजिन बेलारूस में रहे और उनको बोलने का वो बहुत सोशल मीडिया यूज करता है जी, उसका अवसर मिलता रहा तो प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ एक राइवल पावर सेंटर खड़ा हो सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। जी, जैसा आपने कहा कि एक राइवल पावर सेंटर खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ, और राष्ट्रपति पुतिन जिस तरह से ये सेना वागनर ग्रुप के लड़ाके आगे बढ़े थे बिना रोक टोक के, दिखता है कि एक रूस की सेना में भी बंटवारा भी है, रूस की सेना की कमजोरी या राष्ट्रपति पुतिन की कमजोरी सामने आती है। एक बड़ी तस्वीर इससे क्या उभरती है, रूस और यूक्रेन का जो जंग चल रहा है, ये भले अंदरूनी मामला हो पर इसका क्या असर पड़ता है इस इलाके में, ये भी जानेंगे। कुलदीप
कुलदीप कुमार जी भी हमारे साथ हैं, जो कि कारोबारी हैं यूक्रेन से। पर एक ब्रेक लूंगी मैं और उसके बाद इस पहलू पे बात करेंगे। रूस में जो बगावत या विद्रोह कल देखी गई, वागनर ग्रुप ने जो विद्रोह किया, उसके पीछे वजह क्या थी, क्यों हुआ ये, इससे होता क्या है, रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी क्या कोई असर पड़ेगा, क्या वागनर ग्रुप के पीछे किसी और का भी हाथ था, पुतिन क्या इससे मजबूत या कमजोर होते हैं, ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ यूक्रेन से कारोबारी कुलदीप कुमार जी जुड़े हैं। यूक्रेन में जब ये विद्रोह हुआ, यूक्रेन में किस तरह से देखा जा रहा था? सारे इलाके जो हैं आपस में मिले हुए हैं, आर पार वही लोग हैं जो इधर उधर रह रहे हैं। तो कुलदीप कुमार जी, इसका क्या असर वहां पर के आम लोगों पे दिखता, क्या सुनाई दे रहा है वहां पे? कि ये विद्रोह हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा, जैसे रमेश्वर जी ने भी बोला है अभी, कि रास्ते में किसी ने इस विद्रोह को रोका नहीं। जब टर्की में विद्रोह हुआ था, लोकल्स ने आके, वहां पे सिविलियंस ने आकर उस विद्रोह को रोका था। यानी कि लोकल्स, वहां के सिविलियंस जो थे, पूरे सपोर्ट कर रहे थे उनको, उनके साथ फोटोग्राफ्स ले रहे थे, मतलब वो एंटी पुतिन थे। तो पुतिन की वैसे भी साख गिरती जा रही है, जैसे कि हमारे साथ जो वार चल रहा है 1.5 साल के करीब हो गया, और इस विद्रोह के बाद उनकी साख और गिरी है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में, आप जैसे पुतिन, अब हमारे तो पुराना हिस्ट्री देख लीजिए, या राजनीति के हिसाब से भी विद्रोहियों को तो कुचला जाता है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा, संधि नहीं की जाती उनसे। आने वाले टाइम में आप देखिएगा, या तो वेगनार ग्रुप के हेड नहीं रहेंगे युरगेनी जो हैं, या फिर पुतिन नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों रहे। मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता हूं कि दोनों का अस्तित्व आने वाले वक्त में रहेगा। दोनों में से एक को तो हटना ही पड़ेगा। तो आपको ये लग रहा है कि जिन इलाकों से वो गुजरे, जो मैंने शुरू में भी सवाल किया था, वहां पर उनका कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ, इसका मतलब कि वहां पर जो लोग थे उन इलाकों में वो पुतिन के खिलाफ थे। लेकिन ये जो विद्रोह हुआ डॉक्टर वाइल अवाद, उसके पीछे वजह क्या लगी आपको? और क्या ये विरोध अपने आप हो गया, या इसके पीछे किसी का समर्थन है, कहीं रूस के बाहर किसी और देश का, पश्चिमी देशों का भी, वागनर ग्रुप? अगर ये आप कहानी सुन रहा था, दो स्टोरी है, दो फेसेस। एक वेस्टर्न फेस है, तो वेस्टर्न फेस से वल्नरेबिलिटी, इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे हैं, वो पुतिन के लिए मतलब इंटरनल फाइट हो रहा है। हाँ। और अगर आप प्रू रशिया में देखना चाहते हो, तो अभी इसके लिए एक कहानी है। दिस अमेरिकन में क्लासिक वॉर अगेंस्ट रशिया नहीं हो सकता। तो इसका मकसद ये है, तोड़ने के लिए कैसा हो सकता है। ये यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था, उसकी अभी तक काउंटर ऑफेंसिव ऑफ यूक्रेन फेल हो गया। तो इसलिए इसका सेकंड फेज ऑफ द फेज इज इंटरनल प्रॉब्लम करना चाहते, रिमूविंग ऑफ पुतिन। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव किया था वो चूंकि नाकाम रहा, तो अब ये सेकंड फेज है जहां पर रूस के अंदर ही एक तरह से विद्रोह खड़ा किया जा रहा है, पश्चिम के सपोर्ट, वेस्ट के सपोर्ट के साथ। बिल्कुल वेस्ट की सपोर्ट है, क्योंकि वागनर का ग्रुप है जो अभी इनका इन्फ्लुएंस है, अफ्रीकन स्टेट है, उनकी काफी पैसा भी है और काफी सपोर्ट क्रेमलिन के लिए। लेकिन अभी उनके लिए वो ब्रुजिन अभी वो चला गया था, ब्रुजिन ही वेंट टू बेलारूस, तो कल यूक्रेन भी जा रहे। तो एक कहानी है, हमारी रशियन विजडम कह रहे हैं, अगर आपके लिए सच बोलने के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक आपकी झूठ बोलने के लिए फायदा है तो आप झूठ बोलने कंटिन्यू विद लाइंग। सो इसलिए ये पुतिन की मामला है, मेरे ख्याल से ही इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिकी विकेट अभी तक फिलहाल में, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी होता है। ही नीड द पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड, बट वो भी पुतिन में वो चीटिंग करा दिया थे लोग के। उनकी जब तक कीव में सराउंडिंग किया था, उन्होंने एक डील भी किया था, अभी तक पूरा 2-3 दिन पहले बताया था, पुतिन खुद बताया था, प्रेसिडेंट पुतिन, वो कह रहे हमारे लिए चीट हो गया, तुर्की में, यूएस में, फ्रांस, सबको साइन किया था कीव के साथ में, वो हम लोग ये तो करना चाहिए, लेकिन दे हैव ब्रीच्ड द डील। तो इसलिए ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। नॉट एवरी रशियन
is happy with the war also. सभी रूस के जो लोग हैं वो इस युद्ध से खुश नहीं है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि इसमें रूसी सैनिक कम लड़ रहे हैं और जो भाड़े पे सैनिक हैं या जो वॉर लॉर्ड्स हैं वो ज्यादा लड़ रहे हैं, जो मर्सनरीज हैं। और ये जो मर्सनरीज की बात हो रही है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान में भी ऐसा देखा गया, सीरिया में भी देखा गया, और पश्चिम ने इस तरह की जो आर्मी है वो खड़ा किया था, प्राइवेट जो वॉर ग्रुप्स हैं जिनके जरिए लड़ाई हुई, और बाद में उनको जो कंट्रोल करना है वो बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या ये यहां पर रूस में देखा जा रहा है? एक ब्रेक फिर लेती हूं, उसके बाद लौटूंगी इस चर्चा पे। रूस ने इस समय जो समस्या देखी है उससे रूस यूक्रेन युद्ध पर भी क्या कोई असर पड़ेगा, और पुतिन की ताकत क्या कमजोर हो रही है? हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक भी हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका क्या आकलन है, आप कैसे देखते हैं इसे? जैसे बहुत सारे लोग पश्चिम में, जैसे वायलवाद में भी कहा कि कई साइड हैं इस कहानी की, आप कहां से बात कर रहे हैं? पश्चिम का एक अलग रुख है, रूस के अंदर की एक अलग कहानी है, जैसा रामेश्वर जी भी बता रहे थे। पर क्या, जैसा वेस्ट में कहा जा रहा है, ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है, पुतिन की ताकत कमजोर हो रही है और ये कोई तरह का निगोसिएशन आगे हो सकता है रूस और पश्चिम के बीच, मतलब पश्चिम के जरिए यूक्रेन के माध्यम से? शशांक जी। मुझे लगता ये है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि तरह तरह की प्लान्स बनाई जा रही थी नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए यूक्रेन रूस युद्ध की, अब वो सब पे हॉल्ट लग जाएगा, सब खत्म हो जाएगी। और मेरे ख्याल से फिर से यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज अब जोर शोर से लग जाएंगे कि रूस को पीछे बिल्कुल धकेल दिया जाए और कोशिश करी जाए कि पुतिन जो है और कमजोर होते चले जाएं। तो मैं समझता हूं कि युद्ध की जो है समय सीमा और बढ़ती चली जाएगी। ओके, और तो आपको लगता है ये कि बहुत दुख की बात है, लेकिन ये है कि हम क्या कर सकते हैं। ये रियलिटी है कि पुतिन इस समय थोड़ा वीक हो गए हैं, तो वेस्ट में ये रहेगा, यूक्रेन की लीडरशिप सोचेगी कि पुतिन, ये अच्छा मौका है कि पुतिन को बिल्कुल वीक कर दिया जाए, और अगर वो नहीं हो पाते हैं तो युद्ध चलता रहेगा जी। लोग यूक्रेन के अंदर जो है बिल्कुल। तो रामेश्वर जी, आपको आप चूंकि मॉस्को में हैं, आप क्या इस नैरेटिव को मानते हैं कि पुतिन कमजोर हुए हैं? हम देख रहे थे कि यूक्रेन की जहां से जो आवाज आ रही थी वो ये कुलदीप कुमार कह रहे थे कि जिस तरह वो बढ़ते गए ट्रूप, लगता है कि कोई विरोध नहीं था, पर क्या पुतिन की पॉपुलैरिटी घटी या बढ़ी? देखिए, कुलदीप जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो यूक्रेन में दिखाया जा रहा है। अगर मैं जब माने तो अभी इस 1-2 दिन में जो 6 इवेंट हुए हैं उसमें पुतिन की जो है और ही ज्यादा उनके जो महत्ता बढ़ गई है, और ज्यादा लोकप्रियता बढ़ गई है। और अगर आप देखें, जो बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्री, नाटो जो है वो किसी भी हालत में, और जहां तक चाहते हैं कि रशिया को कमजोर किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, और उसके लगातार ये काम चल रहा है। इंटरनल एजेंट्स भी काम कर रहे होंगे इसके लिए। तो जहां तक है कि आज के डेट में, आज के दिन पुतिन बिल्कुल जैसे थे वैसे हैं, और ज्यादा बिल्कुल और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। स्कंद तयाल, आप क्या इस वेस्ट की नैरेटिव जो एक है कि मतलब एक सवाल है कि क्या ये शुरुआत है पुतिन के खात्मे की या इस जंग के खात्मे की, या ये जंग और खिंचती दिखती है आपको इस घटनाक्रम का? क्या कोई असर पड़ता है रूस यूक्रेन क्षेत्र में इस युद्ध पे? जब तक पुतिन साहब, स्कंद तयाल जी, स्कंद तयाल, जब तक राष्ट्रपति पुतिन क्रेमलिन में है तब तक यूक्रेन वार समाप्त नहीं होगी। और जब हमारे जनरल्स भी जो कहते हैं कि इतना ज्यादा वेल एंट्रेंड डिफेंसेस कर ली है रशियन फोर्सेस ने, 3 लेयर्स हैं, और यूक्रेन को हमला करके रशियन फोर्सेस को पीछे धकेलना बहुत ही मुश्किल होगा, और ये वॉर बहुत लंबी चलेगी। जहां तक प्रेसिडेंट पुतिन के भविष्य का सवाल है, देखिए वो कमजोर अवश्य हो गए हैं, और प्रिगोजिन एक उनके अपोनेंट के रूप में उभर के आ सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक अपोजिशन को तो सब उन्होंने, आप मानते हैं कि प्रिगोजिन को वेस्ट ने सपोर्ट किया होगा इस विद्रोह के लिए? मैं समझता हूं कि प्रिगोजिन को
CIA वगैरह जैसे ही वो बेलोरूसिया पहुंचेंगे कांटेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे भाई कितने अरब तुम्हें चाहिए, कितने बिलियन डॉलर कि आप ये विद्रोह को बढ़ाते रहें। बिल्कुल। तो अभी तक तो मैं नहीं समझता कि वो उनके थे, पर ये तो मर्सिनरी है, ये तो जो ज्यादा पैसे देंगे उधर चले जाएंगे प्रिगोजिन, तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो एक समस्या बड़ी खड़ी हो रही है डॉक्टर वायलवाद, वही मर्सनरीज जो पैसे लेके जंग लड़ते हैं, जो हमने सीरिया ने जहां देखा, अफगानिस्तान में जो देखा, यहां पर भी पुतिन ने खड़ा किया, पर उसका अब वो नुकसान भी उठाएंगे। तो किसी का ताल्लुक नहीं है, कोई देश के ताल्लुक वाले के लोग नहीं है, क्योंकि पैसा दे दो पैसे के हिसाब से तो आपके मुल्क किसी जगह भी ले सकते हो। सेम पीपल तो एक और खतरनाक सिचुएशन, अजरबैजान, आर्मेनिया, सीरिया, लीबिया, अभी तक वहां पर भी ये प्रॉब्लम ये है। मैं ये सबसे कहानी के खुलासा में बोल रहा हूँ, यूक्रेन रशियन वॉर इज रॉन्ग जी, mercenaries using of mercenaries in the war is wrong. लेकिन अभी तक पुतिन में he is still in a strong sticky wicket. Re-election हो सकता है क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत है इनके अंदर, and it will take long haul to finish the war in Ukraine. I fully agree on that. And that fall on the people will be very strong because if this widen, अगर ये पूरा यूरोप और पुतिन के साथ में हो जाएगी, then we are heading for a catastrophe. तो आगे ये एक तो लंबा भी खींचेगा, इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं इस पर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बिल्कुल जहां आप जिस तरफ से बात कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका एक नैरेटिव है। क्या पुतिन कमजोर हुए हैं, पश्चिम ऐसा मानती है, क्या उनके खात्मे की शुरुआत है, वेस्ट को ऐसा लगता है, लेकिन रूस में पुतिन अभी भी मजबूत हैं और लोकप्रिय भी हैं। पर हां, ये वॉरलॉर्ड्स और मर्सिनरीज का जो खतरा है वो अपने आप में एक समस्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके अलग अलग पहलू पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका डॉक्टर वायलवाद और हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े थे, धन्यवाद आपका। हम लोग में अभी के लिए एक ब्रेक ले रहे हैं। तो रूस में जो विद्रोह देखा गया उस पर सवाल कई बने हुए हैं, अभी भी जवाब नहीं है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा जानकारी नहीं है। सवाल है कि क्या प्रिगोजिन के विद्रोह को किसी और देश का भी समर्थन था, क्या इस विद्रोह से राष्ट्रपति पुतिन कमजोर हुए हैं या फिर बगावत को रोककर वो मजबूत हो गए हैं। क्या रूस में ही पुतिन के खिलाफ विद्रोह यूक्रेन और पश्चिम की जीत मानी जाए, और क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध और खींचेगा या इसमें एक नया मोड़ आएगा। तो ये सवाल इस घटनाक्रम के बाद अभी भी बने हुए हैं। हम लोग में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।